हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड की यूनिट सेकंड केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसके 4 भाग हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका 5वां भाग। हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के साथ में। तो हमने 2 प्रॉपर्टी तो पार्ट 4 में देख ली है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की एलिमेंट की होती है उनको हम केवल स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। स्पिन ओनली फॉर्मूला जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये होता है म्यू एस इज इक्वल टू रूट एन ब्रैकेट में n+2bm। ये हमने जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने बताया था। तो इसमें स्पिन ओनली फॉर्मूला में या हम इसे कहें कि चक्रण सूत्र, इसमें n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है तो हम स्पिन ओनली फॉर्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात कर सकते हैं। ये केवल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के लिए लागू होता है। और जब हम सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम केवल स्पिन ओनली फॉर्मूला द्वारा इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किसको? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को या मैग्नेटिक मोमेंट को। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि केवल जो स्पिन ओनली फॉर्मूला द्वारा ज्ञात नहीं किया जाता है, क्योंकि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती है और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के कारण ही हम केवल चक्रण सूत्र द्वारा या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि हम मैग्नेटिक मोमेंट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आसानी से क्यों नहीं ज्ञात कर पाते हैं, तो हमारा आंसर ये होगा कि इसमें स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है, इसके कारण हम इसको ज्ञात नहीं कर पाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। और फिर अगर हम बात करें तो 4d 5 सीरीज की, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, यानी कि फैले हुए होते हैं। तो इनके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में रिपल्शन कम होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 4d और 5d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो फैले हुए होने के कारण क्या होता है कि उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है, या हम कहें कि अंदर के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होता है। किसके कंपेरिजन में? 3d ऑर्बिटल के एलिमेंट के कंपैरिजन में। तो अंदर का रिपल्शन कम होने के कारण भी हम इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आसानी से ज्ञात नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो भी 4d और 5d ऑर्बिटल में ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में? 3d ऑर्बिटल की तुलना में। इसको हम आगे देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। इसी प्रकार से जो एलिमेंट 4d और 5d सीरीज के होते हैं उनमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। अब और जबकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 3d ऑर्बिटल के जो एलिमेंट होते हैं उनमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये भी एक कारण है जिस कारण हम इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को आसानी से ज्ञात नहीं कर पाते हैं। इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं? 4d और 5d सीरीज के जो एलिमेंट है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनमें जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है या हम जिसे डेल्टा कहते हैं उसका मान पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है। और पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी कम हुई। पेयरिंग एनर्जी कम होती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है और इसीलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। जबकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की युग्मन एनर्जी होती है उसका मान ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी के कारण कंपाउंड में कलर आता है। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके कंपाउंड में कलर किस कारण से होता है? डी ट्रांजिशन के कारण। यह पहले भी हमने देखा था कि जो डी ट्रांजिशन होता है उसके कारण कंपाउंड में कलर उत्पन्न होता है। कोई फोटोन है, एक फोटोन जिसकी एनर्जी किसके बराबर हो? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके बराबर अगर उस फोटोन की एनर्जी है और वो फोटोन किसी कंपाउंड से या आयन से स्ट्राइक करता है, मतलब टकराता है,
तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं जब ये एनर्जी बराबर होती है। इसी तरह से जब ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो ट्रांजिशन होता है वो T2G और EG लेवल में होता है, किसमें? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। और अगर हम टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करें तो उसमें EG से T2G लेवल में होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि जो T2G लेवल है वो लोअर एनर्जी का होता है, यानी ग्राउंड स्टेट उसे मानते हैं, और EG लेवल जो है वो एक्साइटेड स्टेट माना जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी हाई होती है। और टेट्राहेड्रल में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इसका विपरीत होता है। इसमें EG लेवल की एनर्जी कम होती है, वो ग्राउंड स्टेट में होता है, और T2G लेवल की एनर्जी ज़्यादा होती है और वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। और अगर हम थर्ड और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो इसमें जो इनके जो एलिमेंट के कलर होते हैं उसका कारण क्या होता है? उसका मेन कारण होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इनमें 4 टाइप से होता है, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, और इंटरवैलेंस, और मेटल टू मेटल, यानी कि मेटल टू मेटल के बीच में भी हो सकता है, और इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इंट्रालिगेंड का मतलब है लिगेंड टू लिगेंड भी हो सकता है। तो मेनली जो होता है वो मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज ट्रांसफर का मतलब है कि चार्ज जो है वो लिगेंड से मेटल के ऊपर जा रहा है या फिर मेटल से लिगेंड के ऊपर आ रहा है, तो उसे कहते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और जब मेटल से लिगेंड पे जाता है तो उसे कहते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो इसके कारण सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में के जो कंपाउंड है वो कलर दिखाई देते हैं। स्पेक्ट्रा की अगर हम स्टडी करते हैं तो स्पेक्ट्रा की स्टडी 4D और 5D सीरीज में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, किसकी तुलना में? 3D सीरीज के एलिमेंट की तुलना में। अब इन कंपाउंड का जो बिहेवियर हम देखते हैं 4D सीरीज के एलिमेंट का, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें DD बैंड जो है वो लोअर वेवलेंथ पे पाया जाता है, और ये CT यानी कि चार्ज ट्रांसफर बैंड के साथ में ओवरलैप हो जाता है। यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू दिखाई गई है कि 3D, 4D और 5D में किस प्रकार से डेल्टा की वैल्यू होती है। डेल्टा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है 5D में, उससे थोड़ी कम होती है 4D में, और सबसे कम होती है 3D में। तो द कंपाउंड विद मेटल मेटल बॉन्ड आल्सो गिव इंटेंस कलर। जिन कंपाउंड में मेटल मेटल बॉन्ड होता है उनका कलर गहरा होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, मॉलिब्डेनम जो है वो क्लोराइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसका कलर रेड होता है, और जबकि रीनियम का जो क्लोराइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनता है उसका कलर रॉयल ब्लू होता है। यानी कि ये बहुत गहरे होते हैं, इंटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे 2 मेटल एटम है, इनकी आपस में बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे भी 2 हैं, इनकी आपस में बॉन्डिंग होगी और मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वैकेंट डी ऑर्बिटल जब होंगे तो वो कंपाउंड क्या होगा? कलरलेस होगा, उसमें कलर शो नहीं होगा क्योंकि उसमें DD ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। और देयर इज चेंज इन कलर ऑन चेंज इन वैल्यू ऑफ डेल्टा। जैसे जैसे डेल्टा के मान में परिवर्तन होगा उसी तरह से कलर के मान में भी परिवर्तन होगा। At the low value of delta, electron excited from ground state to excited state by absorption of radiation in infrared region। जब डेल्टा की वैल्यू कम होगी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, तो उस समय जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ग्राउंड स्टेट से, तो वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहाँ से करेगा? इंफ्रारेड रीजन से। और इंफ्रारेड रीजन से जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषित करेगा एनर्जी को, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कलरलेस होगा। क्योंकि ये बात हमने पहले भी बताई थी कि कलर किसी भी कंपाउंड में तभी होता है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन से? विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ पे कहाँ से हो रही है? इंफ्रारेड रीजन से। तो इस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? कलरलेस होगा। और जो कॉम्प्लेक्स का कलर है
वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड्स पे, यानी कि लिगेंड की प्रकृति कैसी है, वो दुर्बल है या प्रबल है। चार्ज ऑन मेटल आयन, मेटल आयन के ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर भी कॉम्प्लेक्स का कलर डिपेंड करता है। इसी तरह से ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति किस तरह की है, और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन यानी डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस पे भी कॉम्प्लेक्स का कलर डिपेंड करता है। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल में लिया है टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, और इसका यूवी स्पेक्ट्रम ये यहाँ पर बताया गया है। यूवी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हमें एब्जॉर्बेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों की आवश्यकता होती है। तो हम इसकी एब्जॉर्बेंस और फ्रीक्वेंसी निकाल के और एब्जॉर्बेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में एक प्लॉट या ग्राफ खींचते हैं, और ये एब्जॉर्बेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचने पर हमें एक पीक प्राप्त होती है। ये मैक्सिमम जो एब्जॉर्बेंस है उस पर हमें एक पीक प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इस मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ पे एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम है, यानी कि इतने वेवलेंथ की लाइट को जो टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ वेवलेंथ कितनी है, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में दी गई है, या इसको हम 500 nm भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 500 nm पर ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आ रही है, और इसका जो वेव नंबर है वो कितना है, 20300। तो 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होती है वो 87.3 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर के बराबर होती है। तो यहाँ पर वेव नंबर क्योंकि 20300 है, तो 20300 को 87.3 से हम डिवाइड कर देंगे तो 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें प्राप्त होगी। और ये जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, T2G और EG के बीच की एनर्जी के इक्वल होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्योंकि हमने बताया था कि T2G और EG के बीच की जो एनर्जी है उसके इक्वल अगर कोई एलिमेंट उसके इक्वल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तभी उसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन तो पॉसिबल है ही सही, तो इसके कारण इसमें कलर दिख रहा है। अब कलर कौन सा दिख रहा है, ये कौन से कलर का दिखाई देता है वो देखते हैं हम इस टेबल से। तो इसमें हमें दिया गया है कि 500 nm पे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू ग्रीन को। तो इसका मतलब ये हमें दिखाई कैसा देगा, रेड कलर का। ये देखिए कलर ऑब्जर्व, कलर कौन सा दिखाई देगा, रेड, और कलर एब्जॉर्ब्ड यानी कि कौन सा अवशोषित कर रहा है, तो ब्लू ग्रीन को अवशोषित कर रहा है, इसलिए हमें ये लाल कलर का दिखाई देगा। तो इसीलिए जो टाइटेनियम का ये कॉम्प्लेक्स है वो रेड कलर का होता है। एक और कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में, उसकी हम बात करते हैं, ये है हाइड्रेट क्यूप्रिक सल्फेट। हाइड्रेट क्यूप्रिक सल्फेट जो होता है उसमें हम कलर को देखें तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम जो एब्जॉर्बेंस है वो हमें मिलती है 508 nm से 595 nm। अब देखिए इस टेबल में 580 से 595, तो इसका मतलब इस वेवलेंथ की को ये एब्जॉर्ब करता है लाइट की। तो कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये दिखाई कैसे देगा, ब्लू, और इसी कारण से ये हमें ब्लू दिखाई देता है। अब आते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री पर। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट से किस तरह से भिन्न हैं। द एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लिगेंड इन पर्टिकुलर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके कंपाउंड में स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट पर, कोऑर्डिनेशन नंबर पर और लिगेंड पर, कि लिगेंड की नेचर कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कितनी है। इन सब बातों पर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है, किसके कंपाउंड पर, ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के कंपाउंड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री। 3D सीरीज डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। 3D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो उनके अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट है वो 7 और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। 3D सीरीज के जो एलिमेंट है वो लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पर, लिगेंड की नेचर पर कि लिगेंड कैसा है।
जबकि 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब नेचर ऑफ लिगेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग एनर्जी का मान कम होगा। किससे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी का मान कम होगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। यदि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, और पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होगी, और इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी या इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। जनरली 5D और 4D सीरीज के जो एलिमेंट है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि इनमें जो पेयरिंग एनर्जी होती है उनका मान कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है और इस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। 3D सीरीज के एलिमेंट यूनि न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जबकि 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट है वो मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं ट्रांजिशन सीरीज की अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब है ये हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, तो इनकी पाए जाने की प्रायिकता को ही अबेंडेंस कहते हैं। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फाउंड ऑन अर्थ इन लार्ज क्वांटिटी। जो फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में धरती पर पाए जाते हैं। लगभग जो धरती का 6.75% जो पार्ट है वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, और दे फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑन अर्थ। जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है वो बहुत छोटी यानी बहुत कम क्वांटिटी में हमारी धरती पर पाए जाते हैं। केवल 20 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे पृथ्वी का 0.025% भाग बना हुआ है। टेक्नीशियम तो धरती पर पाया ही नहीं जाता है, यही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ पर नहीं पाया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्टीरियो केमिस्ट्री और अबेंडेंस के संदर्भ में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट और सेकंड तथा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के कंपैरिजन का अध्ययन कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।